नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे। यूपी में कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। 11 फरवरी को बजट पेश होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी ऑफिस में बैठक कर कल के लिए रणनीति बनाई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। इसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी दलों के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बजट सत्र से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधानमंडल की बैठक हुई। एसपी के एमएलए और एमएलसी इस बैठक में मौजूद रहे। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव भी बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश ने एक बार फिर SIR का मुद्दा उठाया। वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं। बजट सत्र पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन अच्छे से चले, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सदन सुचारू रूप से चले, बजट पेश हो, विभिन्न विभागों को जो बजट मिले उससे जनता के विकास काम को तेजी से किया जाए। सत्र का यही मकसद होता है। यूपी विधानसभा में 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बजट सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस सरकार से कोई उम्मीद न हो, उनके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी। एसपी विधायक का कहना है कि समाजवादी पार्टी सदन में SIR का मुद्दा उठाएगी। अगर राज्यपाल महोदया लिखित भाषण की जगह अपने मन से स्पीच देना चाहेंगी तो उसका विरोध करेंगे। जिस सरकार से कोई उम्मीद न रही हो या जिस सरकार ने जनता को पिछले इतने वर्षों में निराश किया हो, उसके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी हम सबको। इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना किसान की, ना गरीब की, किसी की फिक्र नहीं है। और फिक्र होती तो इतनी महंगाई बढ़ती। विधानसभा के सत्र में SIR का मुद्दा उठाएंगे कि SIR के माध्यम से लोगों के वोट काटने की साजिश हो रही है। फॉर्म 7 भरना बंद हो और हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगा दिया जाए, ताकि पूरा प्रदेश जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनावी साल में योगी सरकार 11 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही है। इस बजट से योगी सरकार यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। योगी सरकार इस बार 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार का यह बजट अखिलेश सरकार से करीब 3 गुना से ज्यादा होने की उम्मीद है। देखिए हमारी रिपोर्ट। योगी सरकार इस बार 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार का ये बजट अखिलेश सरकार से करीब 3 गुना से ज्यादा होने की उम्मीद है। अखिलेश सरकार में करीब 3,46,335 करोड़ रुपए का बजट था। साल 2024 और 25 में योगी सरकार का बजट करीब 7.36 लाख करोड़ का रहा है। अब योगी सरकार 11 फरवरी को अब तक का सबसे बड़ा 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है। कि अभी तक का यूपी का ये सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा। योगी सरकार का बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो, ऐसी तैयारी सरकार ने की है। 3 लाख करोड़ पार करने में काफी लंबा वक्त लगा, लेकिन 8 लाख करोड़ पहुंचने में केवल 8 साल लगे। तो ये चमत्कार डबल इंजन की सरकार की वजह से हुआ। बजट में दलित, महिलाएं, गरीब, पिछड़े, युवा, किसान, दिव्यांग और व्यापारी हितों को साधने की तैयारी है। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री, डिफेंस कॉरिडोर है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के, इन बहुत सारी योजनाओं को लेकर जो सरकार ने काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश की समृद्धि खुशहाली बढ़ी। 16 लाख ट्यूबवेल पर किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं से
सीधे 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा मिल रहा है। बजट से उत्तर प्रदेश में चाहे गरीब, महिलाएं, दलित, दिव्यांग, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और युवा, व्यापारी यानी कि हर वर्ग को साधने वाला योगी सरकार का ये बजट होगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर लगाकर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने की अपील की है। पोस्टर में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। पोस्टर में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर भी लगी हुई है। तो वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर मौलाना जर्जिश के विवादित बयान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भी राम मंदिर बाबरी मस्जिद है और कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर लगाकर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का आह्वान किया है। पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं की विरोधी सरकार चल रही है उसको भी उखाड़ फेंकना है। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर मौलाना जर्जिश का विवादित बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी राम मंदिर बाबरी मस्जिद है और कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। दरअसल मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी को हुमायूं कबीर के नेतृत्व में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके विरोध में लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं। अब यह देखना है कि इस तरीके की होर्डिंग लगाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेता किस तरीके से मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं और कैसे वो वहां पर बाबरी मस्जिद ढहाएंगे। हालांकि इन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जाकर जो वहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है उसे ढहाने का। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मौलाना जर्जिश अंसारी के अयोध्या से जुड़े बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संतों ने जर्जिश अंसारी के बयान को भड़काऊ और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। संतों का कहना है कि वो रामलला का जन्म स्थान है। विदेशी आक्रांता ने उस पर विवादित ढांचा खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामलला का मंदिर बना है। मौलाना जर्जिश अंसारी ने जिस तरह राम मंदिर को लेकर के उसने विवादित बयान दिया है, यह भड़काऊ बयान है, यह माहौल खराब करने वाला बयान है। वह जो है पूरे देश में दंगा फसाद कराने की मंशा से इस तरह का बयान दिया है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि उसके ऊपर एनएसए लगा करके उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए। जर्जिश अंसारी का बयान अत्यंत निंदनीय है। ये घृणित मानसिकता के लोग हैं। ये जिहादी आतंकवादी विचारधारा को पालित पोषित करने वाला स्वयं आतंकवादी और दोगले मोगले के डीएनए से जो है पैदाइश है। ऐसे जिहादियों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम नहीं तुम्हारा अनंत खानदान भी श्री राम जी के जन्मभूमि और मंदिर पर अगर नजर उठा के देखेगा उसे आंख निकाल लिया जाएगा। 21वीं शताब्दी में जगे हुए हिंदू संगठित हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे जल्लादों को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है। मौलाना जर्जिश अंसारी का बयान सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करने जैसा है। हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के मंशा से विदेशी फंडिंग लेकर आतंकवादी संगठनों के मंशा अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मौलाना जो मस्जिद बनाने की मंशा से यदि कभी भी अयोध्या में कदम रखेंगे तो वहाँ तो श्री राम जन्मभूमि होगा, लेकिन ऐसे मौलानाओं की कब्र जरूर खुद जाएगी अयोध्या में। बरेली के मौलाना नूर अहमद अजहरी ने मौलाना जर्जिश अंसारी के विवादित बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक बार मस्जिद जहां बन जाती है कयामत तक मस्जिद ही रहती है।
वहीं मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी आस्था है तो इसमें गैर संवैधानिक क्या है। हमने तो नहीं कहा कि मंदिर को तोड़ो। बात ये सही है, हमारा अकीदा है, हमारा मजहब कहता है कि जहाँ एक बार मस्जिद कायम हो जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट की ने बाकायदा अपना फैसला सुनाया है। क्या गैर संवैधानिक है इसमें? अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरी आस्था है, अगर कोई आदमी ये कहता है मेरी आस्था, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? हम ये तो नहीं कह रहे मंदिर को तोड़ दो जाके, हमने तो नहीं कहा, लेकिन मेरी आस्था है, मैं तो व्यक्त करूंगा अपनी आस्था। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण का चलने के दिन सदन में डरावना माहौल था। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष ने सभी नियम और शिष्टाचार तोड़ दिए थे। वहीं कांग्रेस से पलटवार कर पूछा है कि क्या पीएम सदन में भी सेफ नहीं है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में हुए हंगामे को लेकर कहा कि उस दिन सदन में डरावना माहौल था, विपक्ष ने सभी नियम और शिष्टाचार तोड़ दिए थे। कुछ सांसद विपक्ष के मैं वैल तक मैं समझ सकता हूं, उनकी तरफ रहना चाहिए, उसके बदले हमारी तरफ आते हैं, वो भी समझ सकते। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के मैं उनके पीछे बैठता हूं, हमारे भी आगे चले गए। अब पीयूष गोयल के इस इंटरव्यू पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीयूष गोयल पर निशाना साधा है। इससे बड़ा झूठा कोई और स्टेटमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे तो कुर्सी किसकी घेरे थे? अपने कुकर्मों को जो उन्होंने देश के किसानों का, देश के एमएसएमई के व्यापारियों का, देश के सम्मान को ट्रंप के आगे गिरवी रख दिया है। अब संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? प्रधानमंत्री को अगर संसद के अंदर इतनी असुरक्षा लगती है कि बगैर बोले चले जाते हैं तो फिर यह हास्यास्पद है। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील की तारीफ की तो कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि सरकार मेक इन इंडिया की जगह मेक इन अमेरिका कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वो सदन में विपक्षी सांसद थे या गुंडे थे जिससे पीएम डर गए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसे बयान पर शर्म आनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि संसद की कार्यवाही नियमों से चलती है। जिस तरह प्रधानमंत्री को संसद में बोलने से रोका गया, ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सांसद थे या गुंडे थे? हैं? महिलाएं जो थी वो तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? महिलाएं तो थी, बहन बेटियां थी, वो क्या कर रही थी? हमें डराने की जरूरत नहीं, पर हम तो डर के खुद बच चले गए। वो डर करके सामना कहाँ कर रहे हैं? जवाब दें राहुल जी का। जवाब देने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट में आए जवाब दें। राहुल गांधी को सुनने की हिम्मत तो रखे, हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को सुनने की। विपक्ष ने सारे नियमों, मानकों और अन्य मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए एक अरफा तरफी का माहौल और वातावरण खराब करने का काम किया है। ऐसा मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक इतिहास में इस संवैधानिक स्थान पर कभी नहीं हुआ, और उसी का परिणाम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलने दिया गया। अरफा तरफी का माहौल रहा और अंत में माननीय प्रधानमंत्री को राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्राप्त हो सका। साथ ही सांसदों से डर जाए, लोकतंत्र में उस व्यक्ति की जगह ही नहीं है। महिलाओं से डर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि महिलाएं दांत से काट के कहीं उन पर हमला कर दें। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को और पीयूष गोयल को कि इस देश की चुनी हुई सांसदों के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। सही बात ये है कि ये सवालों से डरते हैं। इनको मालूम है कि एप्स्टीन फाइल्स का सच इनके सामने आ रहा है। इन्हें मालूम है कि जनरल नरवणे की किताब इनके सामने आ रही है। इन्हें मालूम है इन्होंने एक ऐसी डील की है जो एक सरेंडर है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता उज्ज्वल रमन सिंह का कहना है कि पीएम मोदी को अमेरिकी डील पर जवाब देना चाहिए। 0% पर भारत से सामान जाएगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये एक तरफा डील है।
पिस्ता आ जाता है, बादाम आ जाते हैं, अखरोट जो वो आ जाता है, काजू आ जाता है, वो जब इंडिया में आएगा और वहाँ से उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा तो पंजाब में जो हिंदुस्तान का है, कश्मीर का या और स्टेटों का, वो कहाँ जाएगा? ये तो पहले तो पीयूष गोयल जी इसके बारे में जवाब दे दो कि जो इंडिया का जो नट्स हैं उनका क्या करोगे अगर मार्केट में बिल्कुल सस्ता आ जाएगा तो हमारा जो आप ठीक दाम पर बिक रहा है उसका क्या करोगे? चाहूँगा किसानों के साथ जिस तरीके की उपेक्षा हुई है, अमेरिका से सामान आएगा 0% पर, भारत पर जाएगा तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर से ये एक तरफा डील है, किसानों के हितों के साथ समझौता है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों ने अब राहत की सांस ली। सोनमर्ग में एक बार फिर से स्नोफॉल हुआ जिससे वादियां बर्फ की चादर में ढक गई हैं। स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। होटल, टैक्सी और स्थानीय गाइडों को अच्छी संख्या में काम मिल रहा है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी देखने को मिली जिससे पूरा इलाका बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गया। रात भर हुई बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की वादियां और पहाड़ियां बेहद खूबसूरत नज़ारों में तब्दील हो गई। बर्फबारी ने सोनमर्ग को विंटर वंडरलैंड में बदल दिया। चारों तरफ फैली चमकती बर्फ ने इस मशहूर टूरिस्ट रिसोर्ट की प्रकृति सुंदरता को और निखार दिया। बर्फबारी ने जहां सोनमर्ग की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है, वहीं स्थानीय पर्यटन कारोबार के लिए भी ये राहत भरी खबर मानी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। होटल, टैक्सी, स्थानीय गाइडों को अच्छी संख्या में काम मिल रहा है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए उत्साह का कारण भी बन रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। 12 फरवरी से 16 फरवरी तक खेलों का आयोजन होना है जिसमें देश भर से स्कीइंग खिलाड़ी भाग लेंगे और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। औली में 12 से 16 फरवरी तक विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और इस चैंपियनशिप को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड सरकार भी इस चैंपियनशिप को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी में है और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया जा रहा है। विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारी को लेकर एसडीएम जोशीमठ की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम और होटल एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में होटल, परिवहन, खिलाड़ियों और आने वाले पर्यटकों की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। निगम का वहाँ पे जो हमारा आवासीय व्यवस्था बनी वो तो पहले से सुचारू रूप से है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट हमारे होटल वगैरह हैं उसमें कितने हमें रूम मिल पाएंगे, उसके लिए हम अपनी एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जाकर के रूम का सत्यापन भी करेगी, साथ में क्या उसके रेट होंगे वो समिति डिसाइड करेगी। विंटर सीजन में औली में हमेशा बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस बार भी कारोबारी खासे उत्साहित दिख रहे हैं। होटल एसोसिएशन ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि औली आने वाले खिलाड़ियों और पर्यटकों के लिए होटल्स और होमस्टे उचित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। होटल एसोसिएशन और स्थानीय खिलाड़ी लोग और पर्यटन विभाग के डीटीओ साहब, गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसमें पूरी जिम्मेदारी इस बार इस कार्निवल को कराने के लिए हम सब लोग की एक बैठक हुई है, बहुत सकारात्मक बैठक हुई है और इस जो भी ये कार्निवल होगा उसमें स्थानीय लोगों को भी प्रतिभा करने का मौका मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को भी प्रतिभा करने का मौका मिलेगा। स्कीइंग खेलों की वजह से औली की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। हालांकि कम बर्फबारी के कारण कई बार आयोजन प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन इस बार
GMBN और विंटर गेम संगठन मिलकर विंटर कार्निवल और स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का आयोजन सफल होगा और ओली को पर्यटन और विंटर स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ओली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।